Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। दोस्तों ये चैप्टर 9th है, ये सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव, इंग्लिश में है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस पूरे वीडियो के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट और इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि हमारे लोकतंत्र में जो गठबंधन की राजनीति होती है, जैसे आप कोलिशन पॉलिटिक्स बोलते हैं, मतलब अगर उसका उदय हो रहा है तो लोकतंत्र पे उसका क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा वीक ही होती है, लेकिन अगर बन रही है तो पॉलिटिकल पार्टी पे उसका क्या असर पड़ेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे मंडलीकरण क्या कहते हैं, मंडलाइजेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, पर मंडलीकरण है क्या, और इसने मंडलीकरण ने कैसे जो राजनीति प्रतिनिधि है, दैट मीन्स इसे बोलते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे बदल के रख दिया। और सबसे बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो है वो यही है कि राजनीति के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या का जो विनाश हुआ था, अयोध्या डेमोलिशन की, उसने कैसे पॉलिटिकल के हिस्से को, किस विरासत को हमें क्या दिया, है ना। तो कहने का सेंस क्या है दोस्तों, कहने का सेंस हम पूरी इस वीडियो के अंदर यानी कि पूरे इस चैप्टर के अंदर हम 1990 के दशक के बाद की कहानी पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर के अंदर 1990 के दशक के बाद का घटनाक्रम बता रखा है और मेजर डेवलपमेंट बताए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी। लेकिन पॉलिटिकल आप चैप्टर पढ़ रहे तो पॉलिटिकल के विषय में क्या बदलाव हुए हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बदलाव हम देखेंगे इंडियन कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब जो चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो 5 प्रमुख घटनाओं में से रहेगा, जिनमें से पहली घटना यही थी। और दूसरा हमें बदलाव देखने को मिला मंडल आयोग। मंडल मुद्दा एक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा था जो 1990 की सरकार ने उस समय पे उठाया था। 1990 की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा ने एक नई सरकार बनी थी, उसने मंडल आयोग की सिफारिश करी थी। दोस्तों मंडल आयोग क्या है, इससे जुड़े मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वायलेशन हुई थी बहुत ज़्यादा राजनीति के अंदर। पहली बार ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण मिलने की बात करी गई थी इस चैप्टर के अंदर। सो दैट इज़ वाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा जो इस चैप्टर का मेन विषय रहेगा वो यही रहेगा कि आर्थिक नीतियां जो हमने, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने बदली थी 1990 के दशक में, वो क्या थी। उन आर्थिक नीतियों के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ बदलाव हुए थे या नहीं हुए थे। राजीव गांधी की सरकार ने उस समय पे क्या स्टेप लिए कि भारत की जो राजनीति है या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही तरीके से चलाया जा सके, है ना। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कांड, जिसे अब बाबरी मस्जिद और राम टेम्पल जो है दोस्तों, वो डिस्प्यूटेड जो घटना 1992 के अंदर हुई थी, 1992 के अंदर, है ना, दिसंबर के महीने में, जिसमें क्या कहते हैं इस घटनाक्रम में इस पूरी तरीके से इस स्टेप ने भारत की जो पॉलिटिक्स है उस पर सवाल खड़ा कर दिया। और फिर उसी की वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या हुई। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके पीछे तमिलनाडु के लोगों ने क्या कहते हैं लिट्टा कम्युनिटी को जिम्मेदार क्यों ठहराया। दोस्तों गठबंधन का मतलब यही होता है कि जब एक या एक से अधिक सरकारें मिलकर आपस में सरकार बना ले और सत्ता को चलाने की कोशिश करें, उसे ही हम गठबंधन यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब कोलिशन गवर्नमेंट दोस्तों उनका दबदबा रहता नहीं है, उनका आप बोल सकते हैं डोमिनेंस कुछ टाइम तक होता है, फिर दूसरी पार्टियां आ जाती है ना। तो 90 के दशक में ऐसा ही हुआ था। 1990 के दशक में 1989 के अंदर इलेक्शन हुए थे और बहुत सारी नई पार्टियां जो है दलितों के बारे में, पिछड़े लोगों के बारे में ये सब सोचना चालू कर दिया था। ये दल ऐसे थे जो अलग अलग क्षेत्र से, मतलब बोल सकते हैं अलग अलग एरिया से अलग अलग डिमांड करने की कोशिश कर रहे थे। तो 1989 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस की हार के बाद किसी भी पार्टी को कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी,
क्लियर मेजोरिटी इसलिए क्योंकि जब सरकार चुन के आई तो इतनी सारी पार्टियां होगी, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, और किसी को कुछ वोट मिले, किसी को कुछ एमपी मिले, किसी को कुछ एमपी मिले। इसकी वजह से हमने बोला कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, इन्होंने सरकार बनाई दोस्तों, मतलब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो है ये सरकार बना पाए उस समय पे 1989 के अंदर। और उस समय पे इनको पूरी तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि जो भाजपा है उसका समर्थन मिला और इसकी वजह से इन लोगों ने सरकार बनाई। एंड देन उसके बाद जनता दल है और कुछ क्षेत्रीय पार्टी थी जिनके साथ गठबंधन इन लोगों ने बनाया। तो इस तरीके से समर्थन इन्हें मिला और ये काम करते रहे। एंड देन फिर दोबारा 1996 के अंदर संयुक्त सरकार, मोर्चा सरकार, वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के समर्थन से 1997 तक यहाँ पर क्या कहते हैं 1998 तक दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में संयुक्त मोर्चा सरकार जो है एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये कांग्रेस के समर्थन से चल पाई थी और इसकी वजह से फ्री सत्ता में रही। देन 1998 के अंदर दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी की सरकार को नेतृत्व मिला गठबंधन सरकार बनाने का, और अटल बिहारी वाजपेयी, आपको सभी को पता है द लेजेंडरी लीडर, ये प्रधानमंत्री बन पाए। और उसके बाद दोबारा 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एनडीए का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और 2004 तक ऐसा कहा जा सकता है कि इनको गठबंधन की राजनीति करने का मौका मिला। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि 1989 से जब से इलेक्शन हुए थे दोस्तों, 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी सरकार को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। 2014 के अंदर जाके बीजेपी की सरकार जो है मोदी के नेतृत्व में एक पूरी तरीके से क्लियर मेजॉरिटी से आ पाई। लेकिन 1989 से लेकर 2014 तक बोला जा सकता है, इवन 2004 तक और 2009 तक की गवर्नमेंट जो है वो ये बोलती कि 11 सरकारें बदल गई थी। दोस्तों ये 11 सरकारें गठबंधन सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थी, जो सही मायने में समय समय पे इनको अपनी क्लियर मेजॉरिटी स्पष्ट करनी पड़ती थी, प्रूफ करना पड़ता था, जो नहीं हो पाता था। इसी वजह से 11 सरकारें इतने ही समय के अंदर बदल गई थी और हमें बहुत छोटे समय के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री देखने को मिले। तो इस पे आपको दोस्तों ज़्यादा फोकस करना है। आप देख सकते हैं कि अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशन, जिसमें हम बोल सकते हैं 1989 के अंदर कांग्रेस सत्ता से बाहर रही थी और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी, और 1996 के बाद कांग्रेस के समर्थन से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार आई थी और बीजेपी सत्ता से दूर रही थी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कैसे पहला बदलाव हमने देखने की कोशिश करी, और सत्ता के अंदर लोग क्या कहते हैं, जनता को फायदा हो या ना हो, कुर्सी इनकी बनी रहनी चाहिए। इसकी वजह से 11 सरकारें इतने कम समय के अंदर बदली। तो मैं बोल सकता हूँ कि अनस्टेबल ही रही थी, क्योंकि 11 सरकार अगर इनका किसी एक को भी क्लियर मेजॉरिटी मिलती तो बहुत अच्छे स्टेप लिए जा सकते थे, जो कोalition गवर्नमेंट होने की वजह से नहीं ले पाते हैं। पॉलिटिकल रेज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीतिक उदय। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने इससे पहले ओबीसी शब्द के बारे में नहीं समझा होगा, लेकिन इसी टाइम पीरियड की बात है जिस समय ओबीसीज की कैटेगरी के बारे में सोचा जा रहा था। ओबीसी मतलब आप बोल सकते हैं कि अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे बोलते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। ये एक एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बहुत एक अलग वर्ग है, जिसे आप क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। अब यहाँ पे उस समय पे ओबीसी जो कैटेगरी है वो एससी और एसटी के अलावा एक अन्य समुदाय है जो सही मायने में उस समय पे एजुकेशन और सामाजिक पिछड़ेपन से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वीक था, यानी कि उसे भी किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पीरियड पे। और किसी भी सरकार ने आज तक कभी ओबीसी के वर्ग के बारे में नहीं सोचा था कि ओबीसी कैटेगरी के भी लोग हैं जिन्हें हमें समाज में कुछ आरक्षण या कुछ हिस्सा या कुछ प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ओबीसी के आरक्षण के बारे में 1960 के दशक के बाद दक्षिण भारत में ये बात काफ़ी उठी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार या और किसी सरकार ने इतना ज़्यादा इसको नहीं लिया, क्योंकि उत्तर भारत में ये ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। ये किसी भी सरकार ने ऐसे स्टेप नहीं लिए।
लेकिन दोस्तों फिर ये बात करी गई कि ठीक है, हम लोग मंडल आयोग बनाएंगे और मंडल आयोग का काम यही होगा कि वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए काम करेगा, यानी कि पिछड़े वर्ग जो होते हैं उसके लिए काम करेगा। जैसे सभी को पता है कि भाई मंडल आयोग जब बना था और मंडल आयोग जब लागू होना था तो 1980 के दशक में पिछड़े वर्ग के बारे में, बैकवर्ड क्लास के बारे में अगर कोई सोचता था तो वो बहुत फेमस हो जाता था, क्योंकि इससे पहले इनके बारे में कभी किसी ने फोकस नहीं करा था। तो विभिन्न जितने अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, वेरियस कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनको शिक्षा में और सोशल बैकवर्डनेस हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये मंडल आयोग शुरुआत हो रहा था या बन रहा था तो उनका मेन काम था पिछड़े वर्ग की पहचान करना कि पिछड़े वर्ग कौन है, यानी कि किस किस कैटेगरी के लोगों को पिछड़े वर्ग में रखा जा सकता है। अगर आपको याद हो तो यूपी की गवर्नमेंट ने बीच में इलेक्शन के टाइम पीरियड पे ओबीसी की कैटेगरी में बहुत सारी एडिटिंग करी थी, एससी की कैटेगरी में और एसटी की कैटेगरी में बहुत सारी एडिटिंग करी थी। कहने का मतलब ये है कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी कहीं ना कहीं हमारे भारत की पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो एक स्पेशल वोट बैंक का काम करता है पॉलिटिक्स के लोगों के लिए, है ना। तो इस तरीके से पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए ओबीसी के लोगों के लिए ये एक रिकमेंडेशन दी गई कि मंडल आयोग बनना चाहिए। तो इस तरीके से मंडल कमीशन बना और वीपी मंडल, अगर आप देखें तो वीपी मंडल जो बिहार के सांसद चुने गए थे, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने थे। और इस आयोग ने पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की बात करी थी। ये बीपी मंडल जो है बिहार के समाजवादी नेता है और 1960 से 1.5 महीने तक जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पे भी रहे थे और बाद में बीपी सिंह 1987 के अंदर जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। तो दोस्तों उस समय में बीपी सिंह ने यही बताया था, या उनके जो आयोग थे उन्होंने बताने की कोशिश ये करती कि शिक्षा और रोजगार के अंदर जो पिछड़ी जातियाँ हैं ओबीसी की, उनकी उपस्थिति कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उनको शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग उनको 27% का आरक्षण दे सकते हैं। ये रिकमेंडेशन दी गई थी। दोस्तों एडमिशन के लिए आप सभी को पता है कि नॉर्मल बेसिस पे अगर 100 सीटें हैं तो पहले क्या होता था कि 100 सीटों में से कुछ कैटेगरी एससी के लोगों की होती थी और कुछ कैटेगरी एसटी के लोगों की होती थी। लेकिन अब 100 कैटेगरी में से 27% सीटें जो है एडमिशन के लिए, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं वो ओबीसी के लोगों की हो जाएगी। मतलब ओबीसी के लोगों का कंपलसरी होगा कि वो एडमिशन लेंगे ही लेंगे। ऐसा ही रोजगार है, जॉब्स के, सरकारी नौकरी है, उसके अंदर भी ये बात करी गई कि ओबीसी के लोगों को भी कहीं ना कहीं हमें 27% आरक्षण देना चाहिए। दूसरा फिर ये भी फोकस करा गया मंडल आयोग के द्वारा कि भूमि सुधार जो एक लैंड रिफॉर्म्स होता है उसकी रिकमेंडेशन दी गई और कहा गया कि जितने पिछड़े वर्ग हैं उनका जो उनकी लैंड रिफॉर्म्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको दोबारा ठीक करने की कोशिश किया जाएगा। तो अगस्त 90s के टाइम पीरियड पे जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया कि सेंट्रल की जो जॉब होती है, मतलब स्टेट की जॉब तो चलो एक अलग है, स्टेट की जॉब में कोई भी गवर्नमेंट जो है स्टेट की जॉब में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दे सकता था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर 12,000 पोस्ट निकलती है और 12,000 पोस्ट में से 27% पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लोगों की होगी तो इससे ओबीसी के लोगों को फ़ायदा ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चा सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय पे जब 1990 के दशक में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार आई थी, इसे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बोलते हैं दोस्तों, ये जब आई थी तो इसने सेंट्रल की जॉब के अंदर ये कहा था कि ओबीसी की कैटेगरी को कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति में से ओबीसी कैटेगरी को भी हमें आरक्षण देना चाहिए। तो ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब फिर बहुत ज़्यादा दंगे होने लग गए थे और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों के अंदर, मतलब उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, बिहार, ऐसे बहुत जगह इलाके थे जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें आंदोलन छिड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दंगे होने लग गए और यहाँ पर ये हिंसा के रूप में बदल गया। तो ओबीसी आरक्षण जो बोल सकते हैं राजनीतिक दल को फ़ायदा तो होता है, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया जब इसमें केसेस चले
और दोस्तों केस का नाम जो है उस समय याद रखिएगा, ये इंदिरा साहनी केस के नाम से इसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा गया था और चैलेंज करा गया था कि सेंट्रल की जॉब के अंदर हमें कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं देना चाहिए ओबीसीज के लोगों को। लेकिन जब 1992 के अंदर जब इसका 1992 नवंबर के अंदर जब ओबीसी के लोगों का फैसला आया तो उस समय पे कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि सही मायने में सेंट्रल की जॉब के अंदर जो पिछड़ी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर लोगों ने स्वीकार करा कि ठीक है, हो सकता है ना। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी के लोग कुछ भी नहीं है। अगर बात करी जाए तो राजनीति जिस समय से डेवलपमेंट हो रही थी राजनीति का, तो उस समय पर राजनीतिक दल ने कहीं ना कहीं ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ बहस भी करी थी और आंदोलन भी करा था। इन माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचने के लिए सबसे पहला जो व्यक्ति आया था वो काशीराम मुंशी था। अगर आपको याद हो, काशीराम मुंशी जो है उस समय बहुत बड़े व्यक्ति थे। ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहुजन लोग आपको पता ही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के बहुजन लोग हैं। इनकी नौकरी के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में काशीराम जी ने बहुत पहले से ही स्टेप लिया था। तो इसकी वजह से काशीराम मुंशी जो है वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा उदाहरण है। और उसके बाद जब 1981 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदली तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय पे फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म उस समय बोले जाते थे और इन्होंने कहीं ना कहीं जीडीपी को काफ़ी बहुत तेज़ी से विकसित करने की कोशिश करी। उन्होंने फोकस करा था उस समय पे उदारीकरण, जैसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं, निजीकरण जैसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और भूमंडलीकरण जैसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इन 3 फैक्टर्स पे फोकस करा और बहुत तेज़ी से हमारी इकोनॉमिक जो है उस समय पे बूम करी थी 1991 के टाइम पीरियड पे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय पे बहुत सारे स्टेप लिए गए थे। पूरी तरीके से अब अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसे राम जन्मभूमि डिस्प्यूट भी बोला जाता है। बाबरी मस्जिद उस समय पे डिमोलिश कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी और बहुत सारे एक ऐसे फैक्टर निकल के आते हैं इस पार्ट के अंदर कि जो आज तक कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के झगड़े का एक मात्र कारण बन पाया था। तो आज़ादी के बाद जब 1947 के अंदर जब देश टूटने की बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद जो कांड था वो भी ऐसा ही था कि जिस समय देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम दंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि बाबरी मस्जिद जो है, जिसे बाबर की मस्जिद बोली जाती है, उस समय 16वीं शताब्दी के अंदर एक मस्जिद थी। ये एक महत मस्जिद थी जहाँ पे मुस्लिम लोग आते थे और ये एक पवित्र स्थान था मुसलमानों के लिए जो यहाँ पे आके इबादत करा करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी पवित्र जगह थी जो बाबरी मस्जिद का निर्माण उस समय पे अयोध्या के अंदर किया गया था। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा हुआ था, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। मीर बाकी उस समय पे जो आपके क्या कहते हैं बाबर हैं, उसके शासक के दौरान पे उस समय पे ये काम करते थे और उन्होंने क्या कहते हैं ये जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। अब उस समय पे ये डिस्प्यूटेड क्लियर नहीं था कि यहाँ पे पहले कोई मंदिर था या पहले कोई मस्जिद था, लेकिन बस ये कहा जाता है कि मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया था। और ऐसा ही कहा जा सकता है कि जब मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया तो कुछ हिंदुओं का मानना ये था कि राम भगवान की जन्मभूमि पर ये राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। इसी वजह से विवाद जो है इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि मतलब कुछ हिंदुओं ने इस मंदिर को ही बोला कि भाई ये जो मस्जिद बनाई गई है इससे पहले यहाँ पे राम भगवान का मंदिर हुआ करता था, और मीर बाकी ने इसे तुड़वा के ही क्या कहते हैं उस समय पे इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था। तो इसी वजह से ये कोर्ट केस मामला चला गया और 1940 के दशक के अंत तक भी इस मस्जिद को बंद रखा। मतलब कोर्ट केस इतना लंबा चला कि हिंदू और मुस्लिम के फैसले को सही तरीके से खुलेपन पर ये नहीं बताया जा सका कि बाबरी मस्जिद जो है क्या वहाँ पे पहले मुसलमान की मस्जिद थी या पहले वहाँ पे राम मंदिर था। ये डिस्प्यूट हमेशा बना रहा था 1940 के दशक के बाद तक भी, है ना। समय बदला, धीरे धीरे सरकारें आई
और मैंने आप सभी को बताया था कि 1960 के दशक में वैसे भी गठबंधन सरकार चल रही थी, 1980 के दशक में कांग्रेस सरकार दोबारा आ गई थी, है ना। एंड देन 1989 का ही टाइम पीरियड था जहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी थी, कोalition गवर्नमेंट बनी थी, और इन्हीं गवर्नमेंट में ही ये स्टेप हमें देखने को मिला था। 1986 के फरवरी के महीने के अंदर जो बाबरी मस्जिद है उसके दरवाजे के ताले खोलने की बात करी थी जिला न्यायाधीश के द्वारा, यानी कि जो फैज़ाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके द्वारा मस्जिद को खोलने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि कुछ हिस्सा जो है वो हिंदुओं की प्रार्थना करने की जगह थी, और इसी वजह से हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा था कि जो मुसलमान हैं वो अंदर जाके इबादत कर सकते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो राम चबूतरा के पास क्या कहते हैं कहीं ना कहीं प्रार्थना कर सकते हैं। तो 1986 के अंदर आप सभी को पता है राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी ने ये जब ताला खोलने की बात करी थी और फैज़ाबाद के जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया था कि आप जाइए, तो ये सब लाइव टेलीकास्ट उस समय पे टीवी पे दिखाया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें उस समय पे हो रही थी और सरकार ने इन सभी चीज़ों के ऊपर स्टेप लेने की कोशिश करी। तो यहाँ पर जब हिंदू और मुस्लिम की मस्जिद और मंदिर की बात आई थी तो बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम संगठन जो है आपस में एक साथ खड़े हुए, जिनमें से सुन्नी वक्र कोड है और निर्मोही अखाड़ा जो है उस समय पे बहुत ऐसे फेमस कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम कैटेगरी के लोगों के हित के लिए बात करी थी, क्योंकि मुसलमान लोग कहते थे कि ये तो मीर बाकी के द्वारा बनाया गया तो पूरा मस्जिद बनना चाहिए। हिंदुओं को लगता है कि नहीं, ये राम मंदिर है, यहाँ पे पहले राम का भगवान का क्या कहते हैं टेम्पल हुआ करता था, इसलिए राम चबूतरा यहाँ पे है ना। तो इसी वजह से क्या कहते हैं ये डिस्प्यूट हमेशा बना रहा, और इसकी वजह से एक टर्निंग पॉइंट बना यहाँ पर, और ये नेशनल क्वेश्चन बन गया कि सही मायने में भारत किस तरफ फैसला ले सकता है। तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, दोनों पक्षों ने बात करी, तो धीरे धीरे करके भाजपा सरकार जो है, जैसे भाजपा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इस सिचुएशन को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश करी, और उन्होंने कहा कि इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उस समय पे बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये दोनों ऐसे लोग थे जो ऐसे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते थे कि हिंदू राज्य ही बने, हिंदुओं के बारे में सोचना, हिंदुओं की रक्षा करना, है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है उन्होंने भाजपा के साथ लगातार मिलके बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। इवन उन्होंने उस टाइम पीरियड पे भाजपा ने सोमनाथ गुजरात के अंदर, भाई गुजरात देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, गुजरात से स्टार्ट करी और अयोध्या के उत्तर प्रदेश तक इन्होंने रथ यात्रा निकाली, है ना। टर्निंग पॉइंट राम मंदिर के निर्माण का जब आया, जब 1992 के अंदर पूरी तरीके से दिसंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा की आयोजना करी। कार सेवा वो लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर टेम्पल बनाना है, मंदिर बनाना है, तो वहाँ पे ईंटों का लगवाना, मतलब जैसे होता है ना, जैसे आपके गुरुद्वारे के अंदर होता है खाना बनाना, प्लेट धोना, झाड़ू लगा देना, वो का सारे लोग कार सेवा करते हैं वहाँ पर। और ऐसे ही हिंदुओं के लोगों को कहा गया कि तुम्हें अगर मंदिर बनाया जाएगा तो कार सेवा तुम्हें वहाँ पे जाके करनी पड़ेगी, और ये बीजेपी के लोगों ने ही कराई है। तो 6 दिसंबर 1992 के दिन, जिस दिन सारे कार सेवा लोग अयोध्या के अंदर पहुँचे, तो उन्हीं सारे कार सेवा ने 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बढ़ा कि बाबरी मस्जिद जो इतने सालों से 1940 के दशक से बंद पड़ी थी और 1986 में खोला भी गया था, ऐसे हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए खोला गया था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 के दिन ऐसा कहा जाता है कि कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ढाया गया, मतलब उसे तोड़ दिया गया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा पैदा हुआ ना, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि 1997 के अंदर, 1997 के अंदर जिस समय, 1947 के अंदर जिस समय लड़ाई हो रही थी, देश टूटने की बात आ गई, जो आ चुकी थी, तो उस समय सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी। तो उसमें से बहुत सारे भारत के कई हिस्सों के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा पैदा हो चुका था,
जिसमें से दोस्तों हम सारे तो टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ देख सकते हैं कि 1993 के अंदर 1993, क्योंकि 1992 के अंदर ये बात हुई थी, 1993 के अंदर जनवरी के महीने में मुंबई के अंदर भी हिंसा भड़क गई थी। 2 हफ्ते तक ये हिंसा चली थी। और अगर आपको याद हो, शिवसेना के आपको बहुत बड़े ठाकरे खानदान पढ़ाओ समझा होगा आपने। यहाँ पर ठाकरे खानदान ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को भगाया, मारा बहुत ज़्यादा, और मुंबई के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से हिंसा बिगड़ चुकी थी और मुंबई की ऐसी तैसी हो रखी थी। तो इसमें से एक और केस हमें देखने को मिलता है गुजरात दंगे के बारे में, तो उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अयोध्या के अंदर जब 1992 के अंदर 6 दिसंबर में मस्जिद को तोड़ दिया गया तो वहाँ की सरकार कर क्या रही थी, है ना। तो वहाँ की जो भी सरकार थी वहाँ में वैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और दोस्तों इस समय कौन सी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय पे सीएम कौन थे। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद ढह गई थी तो उस समय पे कौन से सीएम वहाँ पे थे, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि वो सरकार की एक नाकामयाबी मान लीजिए कि उनके होते हुए उन्होंने पुलिस सेवा इतनी अच्छी नहीं करी कि वो कार सेवकों को रोक सके या इतनी अच्छी पुलिस प्रोटेक्शन दे सके कि किसी भी एक कह सकता हूँ मैं मॉन्यूमेंट को ऐसे तोड़ा ना जा सके। तो वो सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा उस समय पे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ उत्पात मचाने का मामला दर्ज हुआ। उत्पात दैट मीन्स जो भी क्या कहते हैं वहाँ पे इतना गंदा क्या कहते हैं विवादित ढांचा जो है तोड़ दिया गया। तो ये अफसोस जताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हुए फिर भी इतने सारे लोग आए वहाँ पर और वो तोड़ के चले गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय पे क्योंकि वहाँ पे तो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी उस समय पे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग कमीशन अपॉइंटमेंट करी और देखा कि कौन क्या कहते हैं सही है और कौन गलत है। उसके लिए एक पूरी तरीके से आयोग की गठन करा गया और सही मायने में कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टी उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। तो उनमें से इन सभी की वजह से कार सेवकों ने गोधरा इंसिडेंट बोला जाता है, बहुत फेमस था गुजरात के दंगों के अंदर। 2002 के अंदर फरवरी मार्च के महीने में गुजरात में बड़े पैमाने पर उस समय पे हिंसा हुई थी इसकी वजह से, क्योंकि अभी तक ये नहीं क्लियर हो पा रहा था कि कौन सा हिस्सा मुसलमानों का है और कौन सा हिस्सा क्या कहते हैं हिंदुओं का है। तो खैर अभी तो रिसेंटली 2019 के अंदर इसका फैसला हो चुका है कि कितने % ज़मीन हिंदुओं को मिलेगी और कितने % ज़मीन मुसलमानों को मिलेगी। वहाँ पर ये भी फैसला हो चुका है कि बाबरी मस्जिद कहाँ बनेगी और राम जन्मभूमि पर राम भगवान का मंदिर कहाँ बनेगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। अयोध्या से लौटते हुए उस समय कार सेवक जो समय मंदिर बना रहे थे वहाँ पर, उन लोगों ने पूरी तरीके से एक बोगी में आग लगा दी। उनका मानना यह था कि ये जो बोगी है वो सब मुसलमानों की थी और कहीं ना कहीं मुसलमान लोग वहाँ पे दंगे भी कर रहे थे और इसकी वजह से वहाँ पे 57 लोगों की मृत्यु भी हो गई। उस पूरी की पूरी एक बोगी को जला दिया गया, एक बोगी में आग लगा दी गई और कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर हिंसा यानी कि वायलेशन शुरू हो गया था। वायलेशन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि राम मंदिर बनना चाहिए हिंदुओं को यानी कि कार सेवकों को, और इसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि 1100 लोगों का लगभग आंकड़ा है जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, वो इस हिंसा के अंदर माने गए। इसी बीच ऐसा एक और टर्निंग पॉइंट आता है राजीव गांधी की हत्या का, जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। राजीव गांधी की हत्या दोस्तों 1991 के अंदर हुई थी, 21 मई के अंदर, आपको याद रखना होगा। तमिलनाडु के चेन्नई के पास एक शहर है जहाँ पे आत्मघाती एक ह्यूमन सुसाइड बम था जिसमें एक औरत आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रही है। ये उस समय पे इसने अपने शरीर के अंदर बम लगाया हुआ था और इनसे गले मिलने गई थी और उस टाइम पीरियड पे बम विस्फोट हो चुका था और इसका जिम्मेदार लिट्टा कम्युनिटी को बोला जाता है। लिट्टा कम्युनिटी के बारे में अपने पहले से ही समझा हुआ है कि तमिल इल्लम जो है उन्होंने श्रीलंका का एक ऐसा ग्रुप था जो इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराता है, जिसकी वजह से पहली बार इतिहास के अंदर ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये पूरे चैप्टर का निचोड़ था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर एंड दिस इज इट इन दिस पार्ट। और दोस्तों हम नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे और नए चैप्टर सीखेंगे उसमें।
तो दिस इज़ इट इन इट। अब हम मिलते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।